Hello everyone, today we will start mind map of our second chapter of political science, class 10th, federalism. We will start from the definition of federalism. System of government in which the power is divided between a central authority and various constant units. यानी कि फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो पावर है वो डिवाइड है सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टेंट यूनिट्स के अंदर. नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म. इसमें सबसे पहले हम की फीचर्स पढ़ेंगे फेडरलिज्म के. फेडरलिज्म के की फीचर्स ये हैं कि फेडरलिज्म में दो या दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है और जो कोर्ट है उसके पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट करने की. नेक्स्ट, ये जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इनका रिवेन्यू सिस्टम जो है वो डिफाइंड है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. दो टाइप की फेडरलिज्म है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर में क्या होता है, जो छोटे छोटे हमारे नेशंस वगैरह हैं वो आपस में एक साथ आके एक नेशन फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल यूएसए, ऑस्ट्रिया. इसमें क्या होता है, जो पावर है वो सबके पास इक्वल होती है. नेक्स्ट है होल्डिंग टुगेदर. होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ा सा जो नेशन होता है वो अपने आप को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड करता है और जो पावर होती है वो सेंटर के पास सबसे ज़्यादा होती है. इसका एग्जाम्पल है इंडिया एंड स्पेन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिया एज अ फेडरल कंट्री. इसमें हम कुछ लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि जो इंडिया है वो होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है और इसमें कुछ लिस्ट है जिसके थ्रू हमें ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर का पता चलता है. यूनियंस लिस्ट में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ सब्जेक्ट्स पे लॉस वगैरह बनाती है. नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट. अब स्टेट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कुछ सब्जेक्ट्स पे लॉस वगैरह बनाती है जो स्टेट के अंडर आता है. नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट. जो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट आपस में जब मिल के डिसीजन जो लेते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. इसमें जो हमारा एडॉप्शन, मैरिज, रिलीजन, इन सब के सब्जेक्ट्स आते हैं. नेक्स्ट है रेसिड्यूरी लिस्ट. इंडिपेंडेंस के बाद इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में आई और वो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं लिखे हुए थे तो उस सब्जेक्ट को रेसिड्यूरी लिस्ट में डाल दिया गया और रेसिड्यूरी लिस्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है. नेक्स्ट है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. सबसे पहले है लिंग्विस्टिक स्टेट्स. यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है. सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे. इसमें यह है कि जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में तो इनका पूरा प्रयास था कि जो हमारा इंडिया है इसमें जो स्टेट्स बनाया जाए वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाया जाए कि जो इंसान जो लैंग्वेज बोलता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहे. फॉर एग्जांपल पंजाबी लोग जो है वो जो पंजाबी बोलते हैं उनको एक एरिया में एकोमोडेट कर दिया गया जैसे पंजाब. जो बिहारी लोग हैं उनको एक एरिया में एकोमोडेट कर दिया गया. ऐसे लैंग्वेज के बेस पे किया गया. स्टेट्स जो है वो लैंग्वेज के बेस पे बनी है. नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज पॉलिसी में क्या होता है, 1965 में जो हमारी गवर्नमेंट होती है वह इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस के यूज़ करना बंद कर देती है. इसके लिए जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु स्टेट, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट करता है. वो नाराज़ हो जाता है क्योंकि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि हिंदी को हम अपने गवर्नमेंट वर्क के लिए यूज़ करें. बट जो हमारे साउथ इंडिया है उसमें हिंदी को इतना वो लोग नहीं जानते थे तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट वर्क के लिए हम इंग्लिश का यूज़ करें. और जो हमारा नेक्स्ट है वह स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशन. यानी कि स्टेट और सेंटर के बीच में कैसा रिलेशन है. कहीं ऐसा ना हो कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लो कि एक पार्टी है ए और स्टेट पे जो पार्टी है वो बी है. अलग अलग स्टेट्स पर अलग अलग पार्टी होगी, मान लो ए बी सी. अब कहीं ऐसा ना हो जो ए पार्टी है वो बी और सी पार्टी पे उनको इन्फ्लुएंस करे, उनको परेशान करे. इसका बैलेंस बनाने के लिए भी फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. इसमें हम अमेंडमेंट ऑफ 1992 के बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्या था कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पहले तो ये था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो ही वो लोकल गवर्नमेंट
के लिए इलेक्शन करवाएगी। मगर 1992 के अमेंडमेंट के बाद जो इलेक्शन थे लोकल गवर्नमेंट के, उसको कंपलसरी कर दिया गया और कुछ सीट्स जो थी वो SC ST और OBC के लिए रिज़र्व कर दी गई और 1/3 सीट्स जो थी वो वुमेन के लिए रिज़र्व कर दी गई। और नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि हर एक विलेज के पास ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको सरपंच बोलते हैं। अब जो सरपंच है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्ट किया जाता है, यानी कि हर व्यक्ति जो 18+ है वो वोट करेगा और अपने सरपंच को इलेक्ट करेगा। अब जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा के सुपरविज़न में काम करती है। अब ये तो हो गया विलेजेस के बारे में। जो सिटीज़ और टाउन्स हैं वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। जो सिटीज़ होते हैं उनका जो हेड है वो मायोर, सिटीज़ का प्रेसिडेंट मायोर कहलाता है और टाउन का जो प्रेसिडेंट होता है उसको म्यूनसिपल चेयरपर्सन बोलते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर का माइंड मैप अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू।